नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम निकट है, उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बिल्कुल साधारण है। हमने ये क्या किया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, इन सभी क्वेश्चन को घटना चक्र के माध्यम से अलग अलग पैटर्न ले लिए ताकि हम एक टाइप में ये देख पाए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन से क्वेश्चन कॉमन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे डी है, जो कि 53 में भी पूछा गया और 55 में भी पूछा गया है बीपीएससी की प्री एग्ज़ाम में। अब देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो सौरमंडल के अंतर्गत जो भी टर्म्स आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु आते हैं, लेकिन निहारिका जो है वो तारा बनने का एक प्रक्रिया अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स जो बनने की प्रक्रिया है वो निहारिका है, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह की हम लोग बात कर ले तो क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही पाया जाता है। धूमकेतु जिसको हम लोग पुच्छल तारा बोलते हैं, सत्य रूप से यह पुच्छल तारा नहीं होता अर्थात धूमकेतु नहीं होता। रीजन क्या है कि जब सूर्य का परिक्रमा ये सभी सूर्य का परिक्रमा करता है। देखिए सूर्य, हम एक आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जब ये धूमकेतु घूमता रहता तो एक स्थिति ऐसा होता है कि दूर रहता है और एक स्थिति ऐसा हो जाता है जब नज़दीक होता है। तो जो ये धूमकेतु होते हैं वो धूलकण के रूप में होते हैं। जैसे से सूर्य के नज़दीक आते जाते हैं तो उनका जला हुआ प्रतीत होता है। कैसा? जला हुआ प्रतीत होता है। तो जो धूप की मात्रा होती है और जला हुआ प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है कि इसमें आग आ रहा है। क्या आ रहा है? इसके पूंछ से आग आ रहा है, क्योंकि इतना स्पीड राउंड अप करता है तो उसके पूंछ से क्या लगता है कि आग लगा हुआ, और वो घूमता है। इसीलिए इसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं या पुच्छल तारा के नाम से भी इसे जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो 4.6 बिलियन का बात हम आदि इसमें यदि आपको दिक्कत होगा तो एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए एक होता है बिलियन और एक होता है मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, वो याद रख लीजिए आप। ठीक है, 1 बिलियन में कितने? 10 लाख होते हैं। जबकि इसी में यदि हम लोग बात कर ले तो 100 होने के बाद 1 बिलियन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। कब? बिलियन वर्ष पहले हुआ है, 4.6 बिलियन वर्ष पहले। सौरमंडल को सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड निम्नलिखित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जिसमें ग्रह भी होते हैं, बौने ग्रह भी होते हैं, प्राकृतिक ग्रह भी होती है, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्नों पे। ये ऐसे बताने का मेरा माध्यम ये है कि आप सारा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रह पा रहा है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखने के बाद आपको आसानी से सॉल्व करना में आसान हो जाएगा। देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो मतलब कौन से साइंटिस्ट ने? तो कोपरनिकस का कहना हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर मूव करती रहती है। यदि ये हमारा सूर्य है तो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है क्या? तो पृथ्वी। ये कथन है, स्टेटमेंट है जो कि कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। इस स्टेटमेंट की यदि हम लोग बात कर ले तो एक हस्तलिखा एक पुस्तक है कोपरनिकस जिसका सिद्धांत है लिटिल कमेंट्री। ठीक है, लिटिल कमेंट्री एक नाम का पुस्तक है जो कि 1514 ईस्वी में लिखा गया था कोपरनिकस के द्वारा। उस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है।
जो आप ये सूर्य देख रहे हैं ना, और ये यूनिवर्स के क्या सेंटर में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्मीर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अर्थात जो भारतीय मूल के विद्वान रहे थे ब्राह्मीर, उन्होंने कॉपरनिकस से भी 1000 वर्ष पूर्व बता दिए थे, लेकिन उसकी मान्यता नहीं रही। फिर अभी जो हमारी प्रक्रिया है वो कॉपरनिकस के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। तो ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप रिपीट, तो अधिकांश क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या किए, क्वेश्चन पैटर्न के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में, देखिए आकाशगंगा की जो परिक्रमा की जाती है वो 100 अरब तारों में से एक है। हमारी यदि बताया जाए तो एक गैलेक्सी, एक जो आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा में 10⁻11 स्टार होते हैं। टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सी कितना है, 10⁻10। यदि स्टार की संख्या पूछे तो 10⁻21, लगभग 10⁻21 जो है उतने स्टार्स हैं हमारे आकाशगंगा में। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। देखिए हम पढ़ देते हैं और आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए, हम एक लाइन से इसको पढ़ देते हैं, आप उसको सिर्फ गौर से सुनते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा उसके केंद्र की परिक्रमा करता है और केंद्र के निकट के तारों को दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा करने में कम समय लगता है। और सूर्य की बात करें, सूर्य गैलेक्सी के केंद्र में अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्सी केंद्र में लगभग 7.94 kpc तथा 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति के कारण सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के लिए हमारा आंसर डी सही होगा। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्मिक ईयर क्या है। तो कॉस्मिक ईयर जो है वह गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सूर्य का जो परिक्रमा किया जा रहा है वो जिसका स्पीड है 220 किलोमीटर पर सेकेंड कितने वर्ष में होता है, तो 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। देखिए ये प्रश्न 2000 में ही पूछा गया, ठीक है, और आज 2020 है। क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस काम को करें तो इसका अब राइट आंसर हो जाएगा 89। यदि एग्जाम में आपको आएगा तो आप 89 ही ड्रॉ कीजिए, और 89 नहीं रहता है और ऑप्शन में 88 रहता है तो भी आप इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला ही टिक करें। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये सब चीज़ समझना जरूरी है। क्योंकि आयोग जिस तरह से क्वेश्चन देती है उसमें आपको हमेशा कंफ्यूज होगा कि उत्तर जानने के बावजूद भी किस में टिक आउट करें। इसको ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि वर्तमान में जो तारामंडल है वो 89 है। चलिए यदि हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी IAU का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल हैं जिसमें अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं सप्तऋषि। वो क्या है, तो सप्तऋषि हैं। देखिए ध्रुव तारे जो होते हैं वो हमेशा सप्तऋषि को इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारा का समूह। तो ध्रुव तारा जो होता है का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से ही प्राप्त होता है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल दो ही ग्रह बुध और शुक्र, कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है और ये क्वेश्चन 1978 में और 1997 में पूछा गया और 2000 में भी पूछे गए। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है तो रिपीट करना जरूरी, क्योंकि अब यदि हम लोग बताएं तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में शनि के पास है, ठीक है, शनि के पास है लगभग 67 प्लस, और उसके बाद यदि हम लोग बात कर ले तो बृहस्पति का है। अभी के अनुसार, सभी के डाटा के अनुसार से ये है। तो इस प्रश्न को मेरा बताने का एक ही मकसद हुआ कि यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शन नंबर ई में रहे इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो आपको आंसर वही करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, उससे पहले भी देख लेते हैं किसमें बोला, जिसमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 ईस्वी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था जिसे हम लोग लेटा ग्रह के नाम से भी जानते थे, इसे अब हटा दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया है। और वर्तमान में यदि हम लोग बात कर लें तो अर्थात कब उठाया गया, तो 2006 में हटा गया। वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो टोटल 8 हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह गर्म ग्रह कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अब देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए थोड़ा पहले, यदि हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको, ठीक है, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, समझिए सूर्य हो गया। अब ये हो गया हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहा अच्छे से, हम एक बार क्लियर कर देते हैं कि ये जो हमारा पहला लाइन है ये हमारा हो गया बुध, और ये हो गया हमारा शुक्र, और ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब देखिए 1 2 और 3, हम सिर्फ 3 को ही लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए सूर्य के नज़दीक तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही क्यों है, ये समझना होगा आपको। तो देखिए बुध के पास कोई वातावरण नहीं, कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से ऐसा होता है। जबकि शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड 95% है और वायुमंडल की भी मात्रा वहाँ विद्यमान है। तो आपको पता है कि जहाँ पे वायुमंडल होगा वहाँ पे ताप दाब का अनुमान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्म नहीं होता है। मेरे ये कहने का मतलब, चूँकि यहाँ वायुमंडल नहीं है तो यहाँ असर नहीं करता, और चूँकि इसके जस्ट बाद शुक्र जो है उसके पास वायुमंडल है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में गर्म वातावरण हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और इसके कारण से वो चमकता भी है। तो जब गर्म हो जाता है चमकता है, इसीलिए हम लोग चमकता तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। ये सब जो है शुक्र को कहा जाता है। चलिए यदि हम लोग थोड़ा और देख लें इसके बारे में कि सूर्य ग्रह को सुबह का तारा और शाम का ग्रह तारा भी कहते हैं, और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बलि युक्त। देखिए अगर सिंपल से बोला जाए तो देखिए ग्रह का जो परिक्रमा का जो पीरियड होता है, ग्रह जो परिक्रमा करती है, ठीक है, वो देख लीजिए एक बार। हम अच्छे से डायग्राम बना के हम आपको दिखाते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वो कैसे परिक्रमा करते हैं। ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो देख रहे हैं पूरा गोल नहीं होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वलयाकार या सर्पिली कार। सर्पिली कार पे क्या करती है, ये ग्रह मूव करती है, सर्पिली आकार पे ये मूव करती है। तो जितने भी ग्रह रहते हैं, आप बताइए जो लास्ट में ग्रह होगा वो क्या होगा,
वो तो सो जाएगा, ऐसे लगेगा सो गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेटा ग्रह हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेटा ग्रह का मतलब ये होता है, लेटा नहीं बल्कि उसका जो परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है वो इलिप्टिकल पाथ में इस ऐसे लगाती है, और ऐसे लगाने के कारण उसको सोता हुआ प्रतीत होता है, सोया हुआ प्रतीत होता है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सोया हुआ ग्रह अब किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा इसमें 8 प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो देखिए, अब जो समय लेता है उसके बारे में भी डिस्कस हम कर लेते हैं आपको, कि ये जो समय है अभी के समय में, जैसे इसका आंसर तो 8 मिनट शो कर दिया है, लेकिन अभी के समय में जिस प्रश्न पूछा गया था 65वीं का प्रश्न देखे होंगे, तो 65वीं के प्रश्न से आपको यह अनुमान लगा होगा कि आंसर आयोग इनमें से कोई नहीं डिनोट किया है, अर्थात इसका परफेक्ट आंसर जो है वो 8 मिनट 20 सेकेंड, और सेकेंड में हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे 20 सेकेंड ओरिजिनल रूप में मानिए, एनसीईआरटी बुक का हम पैटर्न बता रहे हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड, और सेकेंड में बात कर लो तो 500 सेकेंड का। तो अभी के आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर ई करेंगे। परफेक्ट जब 8 मिनट 20 सेकेंड रहेगा तभी हम टिक आउट करेंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जो कि ऑप्शन नंबर ई में रहता उसे टिक आउट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखिए, सही रूप से ये बताया जाए आपको तो प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो एक्स्ट्रा का जो 6 घंटे बच जाता है, अर्थात देखिए हम बताते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 24 सेकेंड का आंकड़ा है, ठीक है। इस हिसाब से एक आंकड़ा है, देखिए ऐसे इसमें डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हमारा भी आंकड़ा उसी के अप्रोक्स में ही, जैसे कि इसमें आंकड़ा आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड समय लेती है। तो अरे 6 गुना 4 कर दे हम लोग तो 24 घंटा हो रहा है ना, और ये 24 घंटा एक दिन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आ जाता है जिसमें 367 दिन होते हैं। चलिए, अब हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि सौर वर्ष और सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर ट्रॉपिकल वर्ष के सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्य कैलेंडरों में प्रयोग में होने वाले ट्रॉपिकल वर्ष को कहा जाता है 365 दिन। देखिए, अब यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया गया है कि जिसमें आपको पूर्ण रूप से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.10 सेकेंड अर्थात 365.242 दिन होते हैं। अभी के आंकड़ा के अनुसार से हम ये डाटा बता रहे हैं, क्योंकि डाटा समय के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ये याद रखेंगे, ठीक है, और 53.26 सेकेंड। इस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा। चलिए, यदि हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। देखिए, तो इसका जो रियल में आंसर होना चाहिए था, ठीक है, वो आंसर इसमें डिनोट नहीं किया गया है, और आयोग भी इसी तरह से क्वेश्चन को टिक आउट करके छोड़ दिए कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की परिधि होती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक पृथ्वी बना के दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा कौन है, थोड़ा कर्क रेखा कौन है, मकर रेखा कौन सा है, इस सबको अभी हम लोग डिनोट कर लेंगे। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। चलिए, ये है हमारी पृथ्वी, और इसके अंतर्गत जो लाइन है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो बीचों बीच लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं,
बीचों बीच ड्रॉ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। और इसके जस्ट ऊपर जो 23.5 डिग्री पे खींची जाती है, ये वाला भाग आपका नॉर्थ हो जाता है और ये वाला भाग आपका साउथ हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री वाला भाग को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाले 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। तो इसकी जो लंबाई डिनोट की गई है वो आपको 40075 डिनोट किया गया है, 40075 बताया गया है, ठीक है। अब ये इमेज देख लिए, अब चलिए समझाते हैं कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40075 किलोमीटर है। इसी दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की जो गति होती है वो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उस हिसाब से आंकड़ा निकाले तो, और इस आधार पे प्रति मिनट पृथ्वी की गति देखें तो 164 या 1674 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं दिया गया, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है। या यदि किलोमीटर में डिनोट किया है तो 1674 किलोमीटर के रूप में डिनोट करना होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। हर एक पॉइंट को समझना होगा आपको, इसीलिए, नहीं तो हम आसानी से थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं ना तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी देखिए कि एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस क्षेत्र के पास? 0 डिग्री अंश के पास, अक्षांश के पास, या 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास, या 70 डिग्री अक्षांश के पास। देखिए, पृथ्वी का जो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पे जो मरु स्थल के प्रमुख भौगोलिक स्थिति हैं उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। यदि हम बात कर ले कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाता है, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे गिरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष में मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में इसके अंतर्गत आते हैं, सहारा मरुस्थल ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और महाद्वीपीय के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का जो पूर्वी मुख होना का जो कारण है वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक पवनें हैं या व्यापारिक हवा जो पश्चिमी भाग तक पहुँचते शुष्क हो जाती है। बाद में यही हवा जो है कैलिफोर्निया जो कि नॉर्थ अमेरिका, पश्चिमी सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका का भाग आता है, आटाकावा जो कि दक्षिणी अमेरिका, नामीबिया जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का भाग, इसी प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। और यदि हम चर्चा करें इसके बारे में तो पर्वतों की जो वृष्ट छाया है के क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी पश्चिमी का मरुस्थल जिसे डेथ वैली भी के नाम से जानते हैं, पैटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्र भरी हवाओं में दूरस्थ हैं उसमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए हैं। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल मंगोलिया में हैं, मतलब गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में। अब देखिए ये आप यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम एक बार आपको डिनोट कर देते हैं कि थोड़ा देख लीजिए। मैप के थ्रू यदि हम समझा पाए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह जो है आपको मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ने लायक है। चलिए यदि हम आपको एक पृथ्वी बना देते हैं, सपोज मानते ये हमारा क्या है पृथ्वी है, और इसमें देखेंगे कि किस जगह पर कौन सा कितना टेम्परेचर होगा जिसके कारण से ये मरुभूमि का भाग हो गया। अब ये तो बात फिक्स है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा धूप होना चाहिए, तभी तो आपको ये मरुभूमि का भाग होगा ना। तो यहाँ मरुभूमि पूछ रहा है, अब इसका आंसर भी दे दिया है कितना, 30 डिग्री अक्षांश। अब हम उसको डिनोट करके बताएंगे कि आपको कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ये तो लाइन हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है, और इसकी जस्ट ऊपर वाला भाग हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश, इसके जस्ट नीचे हो गया 23 डिग्री मकर रेखा। फिर एक इस पे जो रेखाएं हैं ये देख लीजिए, टोटल इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है जिसमें आपको सिर्फ ये याद रखिए कि ये 0 डिग्री है और ये 23 डिग्री, और ऊपर यदि हम लोग जाएंगे तो 67.5 डिग्री के आंकड़ा से ले लेंगे,
ठीक है, नॉर्थ, ऊपर फिर नीचे आएंगे तो 67.5 डिग्री साउथ। अब देखिए सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, यहाँ से मानिए कि सूर्य की रोशनी आपको पड़ रही है, ठीक है, ये है सूर्य की रोशनी। अब देखिए आसानी से समझिए कि आपको ये समझ में आएगा कि ये मरुभूमि का क्षेत्र क्यों होता है। अब देखिए सूर्य की रोशनी तो इस साइड ज़्यादा पड़ रही है, इस साइड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और पृथ्वी हम तो सीधा बनाए, लेकिन ये कितना तो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ। और 23.5 डिग्री पे झुकाएंगे तो देखिएगा कि ये नज़दीक आ जाएगा, सूर्य के नज़दीक, सूर्य के नज़दीक ये आ जाएगा, तो 0 से 23 डिग्री, और इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा हमारा जो 30 डिग्री का एरिया है, इस साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे धूप का मात्रा ज़्यादा होगा, यहाँ पे धूप का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। और आपको पता है कि इस क्षेत्र में भी धूप होगा, लेकिन इससे कम होगा। और ये भी पता होगा आपको कि जो हमारा धूप होता है, अर्थात जो टेम्परेचर होता है, वो लो से हाई, हाई से लो की तरफ जाता है। क्या होता है, हाई से लो की तरफ का भी एक प्रोसेस होता है। तो उस माध्यम से देखेंगे तो इधर से भी हमारा गर्मी हो रहा है और इधर से भी गर्मी पड़ रहा है। तो इस एरिया में जब हम आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पे हम लोगों का पड़ने लगता है गर्मी। इसलिए इस क्षेत्र का जो एरिया होता है 23.5 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री का अक्षांश के बारे में बात कर लें तो इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जिसके कारण से मरुस्थल की स्थिति बन जाती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। अब देख ले टोटल ग्रहों की संख्या भी दिया गया और मेंशन भी हम कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन से ग्रह हैं। ये जो आपको ग्रह बताया जा रहे हैं वो आकार के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा से छोटा। सबसे देख लीजिए कि है क्या, जुपिटर, फिर सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स और मर्क्यूरी। ठीक है, यदि हम लोग बोले आकार के हिसाब से तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। क्या हो गया, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आपको यदि याद रखने में दिक्कत होता है तो आप किसी प्रकार का एक ट्रिक बना लीजिए जिसमें आपको आसानी हो जाए। देखिए आप अपने से यदि ट्रिक बनाते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए ट्रिक बना लीजिए कि आकार के हिसाब से यदि हमसे पूछे तो हम आसानी से सॉल्व कर पाए। इस हिसाब से यदि देखिए 1-2 प्रश्न तो हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, मरकरी। उससे बड़ा थोड़ा कौन हो जाएगा, मंगल। उससे हल्का बड़ा कौन सा हो जाएगा, शुक्र। उससे हल्का बड़ा कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी। उससे हल्का बड़ा कौन हो जाएगा, अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो शनि जो है, जो कि ग्रह है, जो हम लोग बोले जिसके पास वलय भी है, अर्थात रिंग टाइप भी है ग्रह है। देखिए वलय ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रह है, ये जो ग्रह है इसमें रिंग टाइप का होता है। 7 रिंग होते हैं और 10 रिंग। 10 रिंग आपको जनरल बुक में मिलेगा। यदि 7 रिंग का बात कर ले तो 7 रिंग आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। तो हम लोग को एनसीईआरटी फॉलो करना है तो 7 स्टार्स होंगे इसमें। चलिए इस टाइप से, तो इसमें एक ऐसे ग्रह हैं जिसमें वलय होते हैं। और ये जो है सूर्य की जो परिक्रमा लगाती है वह साढ़े 29 वर्ष में लगाती है। कितने, साढ़े 29 वर्ष में लगाते हैं। चलिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम थोड़ा देख लेते हैं कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.456 पृथ्वी और वर्षों के बराबर समय लेता है, अर्थात विकल्प हमारा सी सही था। अब देखिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। इससे ये पता चल रहा है कि अब हमको ये भी याद करना होगा कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करते हैं। क्योंकि 2-3 का पूछा गया, हो सकता है मे बी कि और भी पूछा जा सके। तो जितने भी ग्रह हैं आपको ये याद कर लेना है कि सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करते हैं। तो यूरेनस को हम लोग हिंदी में अरुण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अरुण। चलिए अब अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा और परिभ्रमण सुन लीजिए, 2 वर्ड, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिभ्रमण। ठीक है, तो घूर्णन और परिभ्रमण क्या होता है तो उसको हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। तो ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया पृथ्वी, और ये मान लीजिए हमारा हो गया यूरेनस। ठीक है, अब देखिए तो ये तो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है ना। तो जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। कि सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं उसे बोलते हैं परिभ्रमण। और
जब यह अपने ही अक्ष पे घूम रही है, अर्थात यह भी तो झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पे ये भी घूमते रहती है, ऐसे से घूमते हुए जाती है। ये घूम रहा है, ये भी घूम रही है, और देखिए घूमते जाती घूमते जाती घूमते जाती, और सूर्य का भी परिक्रमा हो जाता है। तो अपने अक्ष पे जो घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन काल, और सूर्य का जो चक्कर लगाते उसे बोलते हैं परिक्रमा या परिभ्रमण। चलिए, तो कितने वर्षों में करती है? तो लगभग 84 वर्ष में करती है। जबकि अपने अक्ष की हम लोग बात कर लो तो मात्र 17.2 अर्थात सिंपल से बोले 17.2 घंटों में पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम थोड़ा। किसी स्थान का जो मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम, निर्धारण करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा का मतलब क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा समझा देते हैं आपको, वो भी थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पे एक ही ऐसा रेखा है जो 2 बार खींचा गया है, वो है 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, पूरब और पश्चिम है। इसमें यदि हम लोग देखें पूरब पश्चिम, तो इस साइड से जब हम आते हैं और इस साइड को जाते हैं, ठीक है, तो दिन का कमी या बढ़ोतरी होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, जिससे आपका क्लास बहुत जल्दी चलेगा, तो उसमें हम बताएंगे कि दिन का काल और स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक, जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच टाइम हुई। जबकि ये जो हमारी रेखा है उसको बोलेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलेंगे? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि 180 डिग्री देशांतर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा को डिनोट करती है। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात देख लीजिए, ग्रीनविच टाइम को या प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा, ये तीनों नाम हो गया। ठीक है, चलिए, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जाने हैं आपको कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, देखिए हम आपको समझा देते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड है, सपोज मान लीजिए। ठीक है, हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, ये समझना आपको ज़रूरी है। आप एक बार 2 बार खुद से पढ़ भी लेते हैं तो आप भूल सकते हैं। यदि 1 बार 2 बार मेरे इस वीडियो को यदि आप देखिएगा तो उम्मीद है कि कम भूलेगा, और यदि एग्ज़ाम में आपको आ गया ना तो बिल्कुल है कि आप सही टिक आउट करके आइएगा। चलिए, और 10 प्रश्न तो आपको प्रीवियस ईयर से आने ही आने हैं, इतना फिक्स कर लीजिए आप। तो उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर वाले 10 प्रश्न तो मायने ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो थोड़ा भागेगा, रनअप करेगा। अब देखिए, तो मैप थोड़ा जैसे कि हम देख लेते हैं। ये हमारा है पृथ्वी, और पृथ्वी में देखेंगे कि मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। देखिए, इसको हम गोल बनाए हैं। इसको क्या बनाए हैं? मतलब इस टाइप का, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है इसी टाइप की है, ब्रह्मांड। सब देश इसमें आ गया। चलिए, अब सब देश तो आ गया, इसको थोड़ा हम डिनोट कर लेते हैं ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो देखिए, ये जो रेखा बीचों बीच खींची गई है, और ये जो रेखा और ये जो रेखा, जैसे कि यदि इसको हम ऐसे बताए तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया आपको 180 डिग्री ईस्ट, और ये हो गया आपको 180 डिग्री वेस्ट। तो देखिए, इससे होकर जो इस रेखा से होकर जो देश से गुजरती है उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, तो वो देश कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो यूनाइटेड ये हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे तो पूछा जाएगा, हो सकता है क्रम में बताइए, क्रम में बताइए। तो आपको क्रम में याद रखना है। तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, और देखेंगे थोड़ा फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। ये जो है आपका पैटर्न रहेगा, उस हिसाब से आप काम कीजिए, इसको याद ही कर लीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए इसको, अभी जस्ट याद ही कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। देखिए इसका भी रीजन है, चूंकि आप बता देते हैं कि वो 180 डिग्री क्यों 2 आ गया, तो रीजन ये क्योंकि हम गोल, चूंकि वो गोल है और उसको हम क्या किए हैं, फैला दिए हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गोल है, देखिए ये गोल हो गया, इसको जब हम खोलेंगे तो इसका पार्ट तो कटेगा ही ना, तो इसीलिए इस साइड वाला जो एरिया होता है ये प्रशांत महासागर होता है। ये जब लेकिन खुल जाता है तो खुलने के कारण ये दोनों भागों में फैल जाता है। ठीक है, तो दोनों भागों में फैल जाता है, इस साइड भी फैल जाता है और इस साइड भी। और आपको हम जस्ट बताएं कि इस साइड हमारा 180 डिग्री ईस्ट है, तो इस साइड हमारा 180 डिग्री वेस्ट है। इसीलिए प्रशांत महासागर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों में अलग होती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इसमें हम 20 प्रश्न ही करेंगे, 20 प्रश्न की सीरीज से ही हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हल्का डिटेल से बताना है तो टाइम लगेगा ही। आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अधिकारी का, अब बोलिएगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाया तो ये शोभनीय नहीं है। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से काम होना चाहिए। और दूसरा कि मोबाइल वगैरह को आप यूज कीजिए कब, तो आपको जो चीज़ पढ़ने में थोड़ा क्रिएट लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें मोबाइल का आप उपयोग कीजिए। अन्यथा मोबाइल को साइड कीजिए और बिल्कुल दिन रात पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है और कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग कार्य प्रक्रिया करेंगे, तो जो 20 क्वेश्चन होगा उसी 20 क्वेश्चन को ही हम लोग रखेंगे और 20 प्रश्न के माध्यम से फिर नेक्स्ट देखेंगे 20। तो इस हिसाब से इसमें 100 प्रश्न होंगे, तो हम लोग 100 प्रश्न को 5 वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे और सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब के सब होंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। चलिए हमारा 18वां जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है, तो देखिए आप एक ये याद ही कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। देखिए चूँकि हम मैप अब नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हम मैप के माध्यम से आपको हम ये बता पाते कि कौन कहाँ है। यदि आप सिंपल से वर्ल्ड का मैप लीजिएगा तो उसका साइज़ देखिए, जब साइज़ देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए तो सबसे यदि हम लोग बड़ा की बात कर ले तो सबसे बड़ा हमारा जो होगा इसके हिसाब से नहीं छोड़ के, चलिए हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा हम लोग का एशिया होता है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है और एशिया के बाद हम लोग अफ्रीका होता है। ठीक है, हम देखिए वर्ल्ड का मैप आपको डिनोट करके सिर्फ बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, इस साइड जो है हमारा एशिया है, इस साइड आपको हल्का यूरोप नजर आएगा, ये जो आप साइड देख पा रहे हैं ये हमारा अफ्रीका और ये हमारा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका और ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, और इस साइड आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ये जो आप देख पा रहे हैं इस साइड अंटार्कटिका का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसानी से याद करेंगे। तो बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया तो आप देख पा रहे हैं किसका है, सबसे बड़ा एरिया आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा एरिया जो है वो इसका है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एशिया बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा एशिया। ठीक है, और हम नेक्स्ट का बात कर ले तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो उसके बाद जो हमारा बड़ा एरिया आता है वो ये है अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। फिर 3 नंबर में यदि हम लोग बात कर ले कि कौन बड़ा है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। फिर हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर नेक्स्ट में यदि हम लोग आते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया हम जिसको साउथ अंटार्कटिका बोल रहे हैं तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। देख लीजिए यूरोप। ठीक है, और अंत में सबसे जो छोटा पर पड़ा है तो सबसे छोटा जो होगा वो हमारा हो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि सातों हमको दिखाई दे पा रहा हो, क्योंकि इसमें प्रश्न में 5-4 का ही ऑप्शन दिया हो तो उसी के हिसाब से तो आप कीजिएगा। चलिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1 नंबर हो गया, मतलब जो सबसे जो बड़ा है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। 1 हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये
5 और ये 6 और ये 7 नंबर। ठीक है, चलिए एरिया के हिसाब से। चलिए अब कितना है उसको याद करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा देश है। अब क्या बोल दिया है, सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। मैप के माध्यम से हम समझाएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिए गए विकल्प से जो मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो चिली का है। चलिए लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। द्वीपों की बात कर ले तो ये 65वीं में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, ऑफिशियल जिसकी जकार्ता हुआ करती थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा द्वीप धीरे धीरे डूब रहा है। जितने भी द्वीप हो रहे हैं ना तो धीरे धीरे डूब रहा है। तो अब जितने भी द्वीप हैं सब तो डूब रहा है धीरे धीरे। तो इसकी जो राजधानी जकार्ता तो वो भी डूब रही है, इसलिए इसकी जो नई राजधानी है वो किलिमंजारो के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि नई राजधानी क्या है, तो आपको वो आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें तो देख लें। इंडोनेशिया की हम लोग बात कर लें तो 17,508 द्वीप है। फिलीपींस की बात कर ले तो 7,641 है। मालदीव की बात कर ले तो 1192 है। क्यूबा की बात कर ले तो 4,195 है। इंडोनेशिया के हाइड्रोओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था। तो एक लास्ट इस टॉपिक का, इस पेज का ही था। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ये भी प्रश्न आपको 64वीं में शायद पूछा गया। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी तक के लिए 20 प्रश्न ही हम लोग रखेंगे। हाँ, इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक नई सुविधा, देखिए पढ़ने का जो एक तरीका होता है ना, तो तरीका हर एक बुक में सब चीज़ सेम दिया रहता है, लेकिन तरीका क्या आसान जितना होता है उतना आपको समझने में दिक्कत नहीं होता है। तो ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।